हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की जो क्लास ले रहे थे उसमें मौर्य साम्राज्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम हो गया क्लास ली नहीं, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को एक थोड़ा अशोक का देखना है, वो हम उनको अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं, और मैं आपको नोट्स और हैंड रिटन वाले वो भी सेंड कर दूंगा, और ये वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की जो सर्वप्रथम जानकारियाँ मिलती है ना, उसमें अपन देख लेते हैं। ये मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म का बार बार क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो। ठीक है, इनके निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है, तो क्या पता यूपीसी प्रीलिम्स 2024 में ये आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो बुक है उनके ऊपर तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूंगा। ठीक है, जैसे हमने एनसीईआरटी में वो सोर्सेज वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें भी देखे थे मौर्य और सॉरी इसके बुद्धिज्म जैनिज्म की बुक्स का। और आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखेंगे, गुप्त में पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म की जो जो भी बुकें होगी। ठीक है, जैसे बुद्ध ग्रंथ में जो भी मिलती है वो है दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवदन। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बुद्धिज्म वाले जो भी बुक है ना वो थोड़ी इजी है मीन्स। ठीक है, और जैनिज्म की थोड़ी हार्ड बुक है। ठीक है, जैसे ये कल्पशत्रु है, परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट पर्वत लिख रखा है, परिशिष्ट वर्म सॉरी परिशिष्ट पर्वन है। ठीक है, मैंने पर्वत लिख रखा है। ठीक है, तो ये यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में ऑप्शन में भी आ रखा था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप इससे बहुत ही इजी से आप आंसर निकाल सकते हो, इसलिए मैंने ये थोड़ा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपको बताया था बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए कौन कौन सी बुक है। ठीक है, और ब्राह्मण साहित्य के लिए आपको भी पता होगा, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी, और मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त ने लिखी थी। ये यूपीसी प्रीलिम्स आई थी 96 या 99 में आ रखा। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव, और व्रत मंजरी है वो है सेमेंद्र ने, और माँ बासी पतंजलि। इनकी राइटर का भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो किसने लिखी थी, जैसे माँ बासी पतंजलि, क्योंकि ये ऑप्शन में आई थिंक मैं जो नीचे आपको बताऊंगा यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा अपडेट, आपको इसमें से ध्यान कुछ ये रखना है, जैसे बुद्धिज्म वाली ये वाली जो बुद्धिज्म की है, और ये जैन ग्रंथ की। जैसे हमने सोर्सेज वाले वीडियो में जो पहले वाला वीडियो है ना, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें भी हमने बुद्धिज्म जैनिज्म के जो भी ग्रंथ थे उनके ऊपर डिस्कस किया था, तो वो आप देख लेना एक बार। जितना हो सके टू द पॉइंट्स, जितना हो सके रिवीजन आप उन पर रिवीजन कर लेना। ठीक है, और ये ब्राह्मण साहित्य इसमें देख लेना, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, कथा सरित सागर किसने लिखी, व्रत था मंजरी किसने लिखी, माँ बासी किसने लिखी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट है वो है इसका, ये तो हमने जानकारी देख ली मौर्य साम्राज्य की कहाँ कहाँ जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करता है उसके ऊपर। ठीक है, इसमें से आपको कुछ इतना नहीं देखना है, एक देखना है ये कि गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो शासक था घनानंद को हराया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और दूसरा देखना है आपने सिकंदर, जो महान सिकंदर आपने पढ़ा होगा, उसका जो एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसको पराजित किया था। ठीक है, ये इनका थोड़ा डाटा आप 3-5 ईस्वी पूर्व ये याद रखो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना सिकंदर के सेनापति था जो सेल्यूकस निकेटर था ना, उनको पराजित किया था। ठीक है, अब पराजित किया तो कुछ संधियाँ भी बनी होगी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या डिमांड थी उनकी। ठीक है, तो उसमें आपने को ये देखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो एरिया मतलब जो क्षेत्र दिए थे ना, उन क्षेत्र के नाम आप याद रख लेना। ठीक है, एरिया जिसको हेरात बोलते हैं, अराकोसिया जिसको आज वर्तमान में कंधार बोलते हैं, और जेड्रोसिया जिसको मकरान बोलते हैं, और पेरोपनी सडाई यानी काबुल। आप ये इस तरीके से इन दोनों के नाम याद रखने हैं, हेरात का भी नाम रखता है और कंधार का भी, और प्लस एरिया और अराकोसिया जो एंशियंट में पुराने नाम थे ना उनको भी याद रखना है, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पुराने वाले नाम है ना, ये ऑप्शन में अगर दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन दे तो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से क्षेत्र दिए गए। ठीक है, तो इसमें से 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये जो 4 जो क्षेत्र है वो आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना था। ठीक है, हेलेना नाम था, उससे चंद्रगुप्त से शादी करवा दी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना है। फिर एक आपने पढ़ा होगा इंडिका पुस्तक के जो लेखक मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर के दूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनको भेजा गया था। ठीक है, आई थिंक 14-15 साल वो इंडिया रहा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और उसके बाद एक ये आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए, ये जो बातें हुई थी ये सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। ठीक है, ये आप थोड़ा जैसे देख लेना। उसके बाद एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और फिर सलेखना विधि है, आप देखना जैन धर्म की जो सलेखना बहुत ही हार्ड विधि है,
जैसे इसमें खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो उससे अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। उन्होंने लास्ट में जैन ग्रंथ की दीक्षा ली या जैन ग्रंथ को अपनाया था, ठीक है। जो श्रवण बेलगोला है वो है कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई थी लास्ट में, ठीक है। ये आप देख लेना चंद्रगुप्त मौर्य। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार के ऊपर इतना कुछ है नहीं, ये है आजीविक संप्रदाय का एक अनुयायी था और इसको यूनानी इतिहासकार में अमित्र षट्स कहा जाता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिंदुसार आपको याद रखना है। एक बिंदुसार और एक है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो अपन ने पढ़ा था महाजनपद में, ठीक है, हरेक वंश वाला वो। तो इनमें थोड़ा आपको मैंने उसमें भी बताया था आपको, तो इसमें थोड़ा आपको डाउट ना हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अशोक। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीसी प्रीलिम्स में लगभग 90% यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर कुछ मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, तो अशोक से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब अशोक की बात करें तो उसका जो राज्यभिषेक हुआ था वो है 269 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, ये याद रखना। जो हमने जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, मास्की, गुर्जरा और निटूर उद्गेलम ये है अशोक के अभिलेख के जो नाम मिलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, गुर्जरा एमपी में है और जो तीनों हैं निटूर, मास्की, उद्गेलम, ये है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये आपको थोड़ा सा देखना है। और ये यूपीसी प्रीलिम्स 97 में क्वेश्चन आ रखा है, निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? मास्की में, ठीक है। और ये कालसी, रुमुंदई, विशिष्ट, ये कलिंग वाला, इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इनकी उपाधियाँ थी। तो अशोक की जो उपाधि थी वो देवा नाम प्रिय, यानी देवताओं के नाम से प्रिय, इस तरीके से, या प्रियदर्शी यानी प्रिय देवता, इस तरीके से नाम इन्होंने, इनकी उपाधियाँ थी, ठीक है। कलिंग युद्ध किया था, ठीक है। 8 वर्ष के अशोक के जो शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था 260 ईस्वी पूर्व, ठीक है। डाटा याद रखो, कोई इतना जरूरी नहीं है। जब कलिंग का जो उन्होंने युद्ध किया था उस टाइम हाथी गुफा अभिलेख के एक प्रमाण से मिला है कि नंदराज नाम के व्यक्ति से कलिंग पर राज कर रहा था, ठीक है। ये तो इससे नंदराज व्यक्ति से इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? वो है हाथियों के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा देख सकते हो, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। अशोक के अपने शिलालेख के सामने जिस नाम का उल्लेख हुआ वो है प्रियदर्शी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक तरह से उपाधि है, एक नाम, उनका नाम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलिंग युद्ध जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो अशोक का एक साम्राज्य का जो मतलब किस किस क्षेत्र तक, कहाँ पर, दक्षिण में, नॉर्थ में, किस साइड तक कितना विस्तार था, ठीक है। अब इसमें से साम्राज्य विस्तार देखते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक, ठीक है, और पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनका जो साम्राज्य का विस्तार था, ठीक है। आप ये देख सकते हो मैप में, ये यूपीसी प्रीलिम्स 98 में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। जैसे ये मैपिंग दे रखा है और उसके बाद में ये किससे संबंधित है, ठीक है, अशोक से अपने उसके शासनकाल के अंतिम समय में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जैसे अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान का एरिया, और ये बंगाल की खाड़ी तक एरिया, ठीक है, और ये कर्नाटक का एरिया दक्षिण में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और अशोक जो 10वें वर्ष है, अशोक के जो शासनकाल में 10वें वर्ष वो वहाँ बोधगया गया था और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी ग्राम गया था, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने ऐड कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, रुमेंदई और निगलवा स्तंभ, ठीक है, निगलवा स्तंभ, रुमेंदई। अब रुमेंदई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मौर्य काल की अर्थव्यवस्था पर जो कर नीति की जानकारी का उल्लेख मिलता है, ये यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और शाहगोरा महास्थान है, ये इसमें अन्न भंडार की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है? निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न का देश में संकट काल उपयोग को सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम सही आदेश है? यूपीसी प्रीलिम्स 98 में आ रखा है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, ठीक है। एक में है रुमुंदई में जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और शाहगरा और महास्थान है जिसमें अन्न के भंडार की जानकारी मिली है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब अशोक का जो बोध होने का, जैसे अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट अंतिम रूप अपने जीवन काल में जैन धर्म को अपनाया था, सलेखना विधि को, अपने जीवन को प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। उसी तरीके अशोक का जो बोध होने का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? वो राजस्थान का एक भाबरू है जो बेराट, जो जयपुर में पड़ता है, वहाँ से इनका अशोक का जो बोध होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। उसमें बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और एक और है, आपने कंगनहली जो कर्नाटक में है, राणियों अशोक का एक चित्रालेख मिलता है, और ये यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो 2019 में आया था, आ रखा है। देखो, निम्नलिखित में किस उबारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर शिलालेख की अशोक के प्रस्तर के चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक का उल्लेखित मिलता है, ठीक है, कंगनहली। अगर मैं आपको स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो स्पीड, या आप धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है।
और धम्मविजय का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है 11वें शिलालेख में, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। और कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो है 13वें शिलालेख में। और प्रथम में जो क्या जो प्रथम जो शिलालेख उसमें क्या मिलता है, एक जो वर्ड आप यह देखना, सभी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है। ये धौली और जोगड़ जो कलिंग वाला एरिया है वहाँ पर ये इन्होंने अशोक ने बोला था, सभी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, धम्मविजय का वर्णन 11वें शिलालेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, ठीक है। अब ये यूपीसी प्रीलिम्स में 98 में क्वेश्चन आ रखा है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में, ठीक है। बहुत ही ईजी था, ठीक है। और नेक्स्ट है वो है बराबर की पहाड़ियाँ जो बिहार में है, ब से बराबर ब से बिहार, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना, ब से बिहार ब से बराबर, ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था, ठीक है। उसका नाम है कर्ण, सोपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी, ठीक है। अब ये जो चारों नाम है ये प्रेजेंट टाइम में जो कहाँ है, बिहार में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। और ये यूपीसी प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया था, मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत टाइम मतलब बार बार मैं जितना बार अभी भी जैसे हम एंशिएंट को जितनी बार करेंगे ना तब तक मैं यही बताऊंगा। जैसे आप इसमें देखना, मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री में अशोक की जगह आप चंद्रगुप्त लिख देंगे, चंद्रगुप्त की जगह अशोक लिख देंगे, क्योंकि इसमें ईजी है, मतलब सिर्फ ओनली फॉर एक शासक का नाम घुमाना है। तो इसी में आप देखना, बादामी की गुफा भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक है, एक बार रहने देते हैं। सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, बाराबर की शैलकृत गुफाएं स्मार्ट चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा मूलत आजीविका के लिए बनाई गई थी, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पेंसिल कम कर लेते हैं। हाँ, इसमें आपको थोड़ा दें बात देखो, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के द्वारा आजीविका के लिए बनाई गई थी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, देख सकते हो आप, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यही वाला जो बराबर की पहाड़ियों अशोक ने आजीविका के लिए निवास की 4 गुफाओं का निर्माण किया था। और यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ओनली फॉर, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ, सिर्फ एक नाम की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूपीसी प्रीलिम्स में आप कई बार बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देखोगे सिर्फ एक नाम की वजह से, जैसे लोहे की जगह तांबा दे रखा है, तांबे की जगह लोहा दे रखा है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकेंड है एलोरा में, तो वो थोड़ी थर्ड नंबर आप देखो, जैसे ये वाला अपन सीधा डिलीट करते हैं, 2 नंबर वाला गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, एलोरा में एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई थी। मैंने आपको अगर पहले क्लास ली उसमें बता रखा है, नेक्स्ट बताऊंगा। जो एलोरा है ना, एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा सभी के लिए यूज होता है, जूस के लिए भी यूज होता है, फेस के लिए भी यूज होता है, बालों के लिए, किसी के लिए भी होता है। तो इस तरीके से एलोरा और एलोवेरा सभी धर्मों के लिए बनाई गई थी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। वो है 3 नंबर, तो ये राइट हो गया, ठीक है। बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवस्थित है, बादामी से अजंता की गुफा है, वो आप देख सकते हो, अगर थोड़ा भी आपके माइंड में आता तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, हिस्ट्री में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा जो भी डाटा है उनको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है, ठीक है। अब हम अशोक के थोड़े कुछ शिलालेख के उनको देख लेते हैं, आप इनको अच्छे ढंग से एक बार देख लेना, कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है। कालसी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तक्षशिला कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। गिरनार कहाँ है, ये यूपीसी प्रीलिम्स 2020 में ऑप्शन में आ रखा है, ठीक है। गिरनार गुजरात, ग से गिरनार, ग से गुजरात। सोपारा महाराष्ट्र, मास्की कर्नाटक, उदगेलम कर्नाटक, ठीक है। अब इस तरीके से एरागुड़ी वाला यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में आ रखा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। धौली जोगड़ आ रखा है, अब इसमें देख सो धौली है उड़ीसा, ठीक है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। अब जोगड़ एमपी में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जोगड़ कहाँ पे है, उड़ीसा में। और कलसी कहाँ है, जो हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कलसी हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आप उनको गूगल करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में आ रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा डाटा देखना है, उनका लोकेशन देखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर जैसे कोई धौली में अगर मिलता है आपको कुछ डाटा, गूगल सर्च करते हो तो इनको थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, वो देखना आपने को, ठीक है। अब केंद्रीय प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी था उनको तीर्थ नाम से जाना जाता था, क्या नाम से, तीर्थ नाम से, ठीक है। ये आप देख लेना, इनकी संख्या 18 थी, ठीक है। अब इसमें मैं देखो जो संबंधित विभाग है उनमें मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, देख आप अब खुद समझदार होंगे, इसमें आप किसी भी तरीके से आपको याद कर लेना, ठीक है। आप इन दोनों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, समाहर्ता और शनिदाता, इनको ही देख लेना, ठीक है। आठवीं आपने जैसे आठवीं अरण्य है, वो किसको बोलते हैं, वन को बोलते हैं, तो वन विभाग का अधिकारी, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है, जिसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जैसे लवण या लूण, या जैसे बोलते हैं नमक,
तो उस तरीके से नमक विभाग का प्रमुख, ठीक है। मुद्रा राक्षस तो पासपोर्ट विभाग का। तो इस तरीके से कुछ हिंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आप थोड़ा संबंधित विभाग है, उनको आप देख लेना। और ये आप देख सकते हो क्वेश्चन आ रखा है, मौर्य प्रशासन के अधिकारी और उनका जो ड्यूटी क्या बनती थी, ठीक है। जैसे समारता, सन्निधाता, कर्मांतिक, व्यवहारिक, आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया था। समारता देख लेना, सन्निधाता देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में अभी आ रखा है और यूपीसी में आई थिंक 92 ऐसे में आ रखा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। देख जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% आ रखा है और वो आएगा नेक्स्ट टाइम ने, अब नहीं तो कभी न कभी आएगा, आपके लिए आगे आएगा। तो इससे अच्छा है आप इनको अब अच्छे ढंग से इनको रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब इनके जो मैंने इंपॉर्टेंट 18 जिनकी संख्या 18 है, मैंने 10-15 इनमें बता रखे हैं जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। प्रांतीय शासन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 प्रांतों में विभाजित कर रखा था, ये देख लेना। और प्रांत को छक्कर कहा जाता है, ये ठीक है, ये देख लेना। प्रांत को मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांतों को विभाजित कर रखा था, ठीक है। राजूक है जिसको बोलते थे ग्रामीण जनपदों की देखभाल की जो नियुक्ति की जाती थी, एक तरह से चौकीदार की तरह, उसको राजूक बोला जाता था, ठीक है। राजूक, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सैन्य प्रशासन। अब सैन्य प्रशासन में क्या है, सैन्य प्रशासन में मौर्य सेना को 100 भागों में विभाजित कर रखा था, ठीक है। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे, जैसे एक पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। ये आई थिंक आपने इंडिका वाली जो बुक है ना, उसमें भी वर्णन मिलता है, मौर्य साम्राज्य की जो सेना का वर्णन 100 भागों में विभाजित कर रखा है, ठीक है। ये आप देख लेना, अगर क्या पता स्टेटमेंट आ जाए मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में, या मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित कर रखा है। क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में आप एक बार देखना, डाटा सेंस करने में वो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। 5 की जगह 6 लिख देते हैं, अशोक की जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिख देते हैं, ठीक है। अकबर की जगह औरंगजेब लिख देते हैं। ये थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। अब सैन्य में ये आप देख लिया आपने, 6 भागों में विभाजित कर रखा था, ठीक है। उसके बाद थी ये गुप्तसर व्यवस्था थी जो, ठीक है, सैन्य प्रशासन में, जैसे आज भी होते हैं, जैसे अपने इंडिया में आईबी है, ठीक है। वो एक तरह से गुप्तसर व्यवस्था है, ठीक है। अब गुप्तसर विभाग को क्या बोला जाता है, महामात्य, ये बहुत ही अच्छा थोड़ा लंबा है, महामात्य पसरप सॉरी, जो इसका गुप्तसर विभाग का जो प्रमुख उनको बोला था महामात्य पसरप, ठीक है। इसकी जो 2 भागों में बांट रखा है, एक तो संस्था और एक संसार, जैसे आईबी में ऐसे कुछ 2-3 भागों में बांट रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा देखना है। ये एक स्थान पर संस्था को संगठित होकर कार्य करते थे, ठीक है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते, किसी कोई भी गुप्त या कोई गुप्त बातें होती तो उनको सैन्य प्रशासन को उपलब्ध कराई जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक कंडीशन। आर्थिक कंडीशन में वही है जो एंशिएंट टाइम में लगभग सब में सेम है। वैसे किसी में महिला की कंडीशन अच्छी थी, किसी में कम थी, ठीक है। वो थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था में आपको देखना, कृषि आधारित व्यवस्था थी, जो सिंधु घाटी वाली सभ्यता वो भी थी, ठीक है। ऋग्वेद वाली वो भी के एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। अब चीता वर्ड है वो, उसको क्या बोलते हैं, राजकीय भूमि में होने वाली आय को चीता नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो राजकीय भूमि जो होने वाली जो इनकम थी उसको चीता बोला जाता था, ठीक है। भाग भू राजस्व का जो एक उपज का हिस्सा, आप देख सकते हो कि ये मेरा इतना भाग, ये मेरा है, ये आपका है। खेती में जैसे हम आज भी प्रेजेंट टाइम में करते हैं, वो उसको भाग बोला जाता है, ठीक है। ये आप देख लेना, प्रवेश्य है उसको आयात कर बोला जाता है, ठीक है। और हिरणी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, जिसको अनाज के रूप में न होकर नकद लिया जाता था, ठीक है। अनाज के रूप में न होकर नकद लिया जाता था, मतलब कैश लिया जाता था, ठीक है, ना कि अनाज लिया जाता था, ठीक है। उसको हरणी बोला जाता था, ठीक है। सेतुबंध, सेतु देखो आपने सेतु सुना होगा, सेतु किसके लिए यूज हुआ है, सिंचाई के लिए या बांध के लिए, ठीक है। तो सिंचाई के लिए ये जो सिंचाई कर, सेतुबंध यानी सिंचाई कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंचाई के लिए है, सिंचाई पर विशेष प्रशासन पर बहुत, सिंचाई के लिए और प्रशासन विशेष ध्यान देता था। अब इससे विशेष ध्यान देता था, इसका मतलब है कहीं उल्लेख मिल रखा है, ठीक है। उल्लेख कहाँ है, जूनागढ़ अभिलेख में एक मिल रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गणना था पुष्यगुप्त, ठीक है। पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सुदर्शन झील का मतलब बहुत जगह उन्होंने एक और था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत सारी, जैसे ये सुदर्शन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, सॉरी। मैं आपको कभी आऊँगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कहीं भी बता दूंगा जैसे आएगा तो। और विष्टि, ये यूपीसी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन भी आ रखा है, बेगार प्रथा, जो निष्कुल, जो हम गुप्त साम्राज्य में भी इनको रीड करेंगे, ठीक है। और जैसे ये यूपीसी प्रीलिम्स में दे रखा है, गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत में बालाश्रम
किस विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हम ये गुप्त काल के सही ढंग से अच्छे से इनको रीड करेंगे गुप्त काल में। ठीक है, विष्टि वष्टि को। ठीक है, ये गुप्त काल के दौरान बता रखा है, और मौर्य काल में भी तो जो बेगार प्रथा को बोला जाता था। ठीक है, तो क्या पता यूपीसी प्रीलिम्स में हिरणी के बारे में पूछे, सेतुबंध के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा आपको नॉर्मल जानकारी रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा प्रणाली कैसी थी। मुद्रा प्रणाली में आपको कुछ नहीं याद रखना है। जैसे यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आ रखा था कृष्णदेव राय वाला, सॉरी वो विजयनगर साम्राज्य का सिक्के के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिक्के के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब आप इनको भी याद करो। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से सिक्के थे। जो सोने के सिक्के को बोला जाता था उसको सुवर्ण। देखो अब सुवर्ण और सोना एकदम सेम ही दोनों वर्ड है। ठीक है, मास्क और काकणी जो तांबे को सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, कर्षापण जो चांदी के सिक्के को कहा जाता था। और लक्षणाध्यक्ष कौन होता था, जो मुद्रा जारी करने वाला जो प्रमुख होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, ये थोड़ा देख लेना, सुवर्ण, मास्क, काकणी और कर्षापण। ठीक है, काष्ठपण। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब देखते हैं सोशल कंडीशन कैसी थी। अब सोशल कंडीशन में इनका जो कंडीशन थी वो एक तरह से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार रहता था, एक तरह से फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समाज 4 भागों में विभाजित था, ये आपने पढ़ा होगा कभी भी। हाँ, आज तो हमारे बहुत सारे समाज में बन रखे हैं। पहले था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र थी वो सबसे निचली जाति थी, और ब्राह्मण को सबसे शुद्ध जाति या समाज कहा जाता था। ठीक है, अब मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया गया। ठीक है, क्या पता यूपीसी प्रीलिम्स में इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 100 भागों में 100 जातियों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो आपको ये 7 थोड़ा सा याद रखना है। 7 कौन कौन से, दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, ये वर्ड है। ठीक है, आप ये देख सकते हो। और कुलीन महिला, कुलीन मतलब रॉयल महिला, जो रॉयल फैमिली। ठीक है, तो इनको क्या बोला था, अनिष्का सिनी, अनिष्का या अनुष्का, अनुष्का रॉयल है, इसका मतलब अनिष्का सिनी। इस तरीके से किसी भी तरीके से आप इनको याद रख लेना। और वेश्यावर्ती का प्रचलन था। ठीक है, यह आपको पता होगा वेश्यावर्ती, वेश्या क्या है। ठीक है, उसको बोला था गणिका अध्यक्ष। क्या बोला जाता है, गणिका अध्यक्ष। आपको ये देखना वेश्यावर्ती का प्रचलन था, दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है दास, मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। हाँ, वेश्यावर्ती का प्रचलन जरूर मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें हम थोड़ा सा व्यापार के बारे में देख लेते हैं। व्यापार के बारे में आपको कुछ नहीं देखना है, थोड़ा सा ये देखना है कौन कौन से बंदरगाह हैं वो आपको देखना है। ठीक है, अब व्यापार में ये मैंने बुक का जो है वो उसको मैंने लिया है। जैसे इसमें आपको क्या देखना है, यूपीसी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उसमें देखना है आपको, ये ब्रिग वाला देखना है। ब्रिग कहाँ है, गुजरात में, जो बड़ौस वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद देखना सोपारा जो महाराष्ट्र में है, और बार बेरिकम जो सिंध के मुहाने पर स्थित है, वर्तमान में काशी शहर के निकट है। ठीक है, यानी गुजरात के बॉर्डर और काशी के नीचे वाला जो आप देख सकते हो, ये गुजरात वाला एरिया जो कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ काशी के क्षेत्र है ना, वहाँ पर है। ठीक है, बार बेरिकम। ठीक है, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति आपको सीधा दिमाग में आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया। ठीक है, ये जैसे दक्षिण पूर्व व्यापारिक विकास का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, इनका मैपिंग देख लेना, जैसे ताम्रलिपि कहाँ पे है, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सोपारा, फिर आ गया मध्य प्रदेश, इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको देख लेना। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, अशोका थोड़ा जरूर इंपॉर्टेंट था, आप उनको देख लेना, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का पर्पज़ यही है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आपको रीड करना है। ठीक है, मैं भी एक तरह से ट्रिक से या मतलब किसी भी तरीके से मैं अपना आप खुद को मैं भी रीड करता हूँ, आप भी करते होंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या है, एग्जाम निकालना, ना कि अपने को पीएचडी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट में क्लास लूँगा, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम पे जो भी ये नोट्स है जो ये मैं टेलीग्राम पे दोनों हैंड रिटन वाले, और ये भी आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद मैं कुछ जूम मीटिंग जो लाइव सेशन लेंगे हम, उसमें भी अच्छे से हम करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेल पे या किसी मुझे टेलीग्राम पे किसी भी तरीके से आप पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू।